आप सभी की मांग पर मैंने अभी ये सारे वीडियोस अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी में भी बनाना शुरू किया है और इसी श्रृंखला में इब्न बतूता के बारे में और रेहला के बारे में मैं कुछ बता रही थी। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत यात्रा वृत्तांत है जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है ये। सबसे पहले मैं इब्न बतूता के बारे में आपको बताना चाहूँगी। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा प्रशिक्षित परिवार में हुआ था। तंजीर आप इस मैप में देख लीजिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मुहाने पर है और काफ़ी संभ्रांत और शिक्षित परिवार में जन्मे। इस्लामी कानून और शरीयत पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध परिवार था वो। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की थी। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। यात्राओं में विशेष रुचि रखते थे और नए नए देशों और लोगों से मिलने, उनको जानने की उनकी विशेष रुचि थी। 1332 और 33 में भारत के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्राएं उन्होंने की। सीरिया, इराक और फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय देशों में वे गए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप नक्शे में देख सकते हैं। और मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता यहाँ से भारत के लिए प्रस्थान करने की कोशिश करते हैं और सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंच करके वे अफ़गानिस्तान की तरफ से होते हुए दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सुना था। कला और साहित्य के लिए वे बहुत ज़्यादा दयाशील संरक्षक के रूप में जाने जाते थे, जिससे कि इब्न बतूता बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और मुल्तान और कच्छ के रास्ते होते हुए दिल्ली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुए और दिल्ली के काजी के पद पर, न्यायाधीश के पद पर सुल्तान ने उन्हें नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहे और फिर उन्होंने विश्वास किसी कारण से खो दिया और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। सुल्तान और उनके बीच में कुछ गलतफहमियां थीं। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का उन्हें आदेश दिया। जब कुछ बीच की गलतफहमियां दूर हुई, अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़े। मालाबार से वह मालदीव गए, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहे और अंततः उन्होंने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गए और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वो बंगाल तथा असम भी गए। ठीक है, जिसे आप नक्शे में देख सकते हैं कि ये मालाबार तट और फिर उसके बाद ऐसे ट्रेसेस मिले हैं कि वे बंगाल और असम की यात्राएं भी उन्होंने की। और वे यहाँ से होते हुए चीनी बंदरगाह नगर जायुन, जो आज खांजू के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहुँचे। उन्होंने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गए। चीन में उन्होंने काफ़ी यात्राएं की और
व्यापक रूप से चीन की यात्राएं करने के बाद 1347 में वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उनके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, उनके वृत्तांतों से उनका मिलान किया जाता है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया है। उन्होंने विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं करके अपने को स्थापित किया और उन्होंने लिखा है कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगाया था। दौलताबाद से दिल्ली की ओर 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की ओर 10 दिन में तय की जा सकती थी। ऐसी यात्राओं का वर्णन किया है। यात्रा करना अधिक असुरक्षित था, उन्होंने इसका जिक्र किया है। और चूंकि कई बार डाकुओं ने उनके काफिले को घेरा था और उन्होंने कई आक्रमण झेले थे, जिसकी वजह से वे लिखते हैं कि यात्राएं जो थीं वो बहुत असुरक्षित थीं और राजमार्गों के लुटेरे जो थे काफिलों को लूटते थे। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उनके कारवां पर कई बार आक्रमण हुए और कई साथी यात्रियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और इब्न बतूता किसी तरह से बचे, लेकिन काफ़ी घायल हो गए थे। जैसा कि हमने जाना कि इब्न बतूता एक यात्री थे और यात्री ही नहीं, बहुत साहसिक यात्राओं करने वाले हठीले यात्री के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने उत्तर पश्चिम अफ्रीका से अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है कि वे रूस भी गए हों, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वे वापस गए तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि वे उनकी कहानियों को दर्ज करें और ऐसा आदेश पा करके उन्होंने अपनी कहानियों को दर्ज किया है अपनी पुस्तक, अपनी यादों में, जिसे कि उन्होंने नाम दिया है रिहला। रिहला में उन्होंने भारत के अंदर जिन चीज़ों को देखा उसमें पान और नारियल का जिक्र वे करते हैं। इब्न बतूता के चित्रण की विजयों में बेहतरीन उदाहरण दिए हुए हैं। नारियल और पान दो ऐसी वनस्पति भारत में उगाई जाती हैं। उनका कहना है कि वे इससे पूरी तरह से अपरिचित थे। उन्होंने उनका वर्णन किया है। भारतीय शहरों के वर्णन के बारे में वे लिखते हैं कि वे बहुत गंदे थे, घनी आबादी वाले थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस को उन्होंने झेला था। भारतीय शहरों के बारे में जब वे लिखते हैं तब लिख रहे हैं कि इन शहरों ने इन विध्वंसों को काफ़ी बुरी तरह से झेला था, जबकि शहरों में चमक दमक और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला और भारत में सबसे बड़ा बताते हैं। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी दौलताबाद भी शहर कम नहीं था जो महाराष्ट्र में था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। उन्होंने लिखा है, बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बताए हैं उन्होंने। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें कम से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित रहता था, निश्चित रहता था। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उनके वृत्तांतों का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों के अवशेषों के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया है कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊ होना था। मतलब कि उन्होंने मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बताया है
और भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में ही बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को काफ़ी मुनाफा उन्होंने बताया होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताते हैं कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थीं कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग भी नहीं पहन पाते थे। मतलब इतना बढ़िया कपड़ा जो है वो बनाया जाता था और उसकी मांग थी। संचार के साधनों के बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित रह गए थे। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना तथा उधार प्रेषित करना संभव था, लोन, और बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां एक स्थान से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। तो इब्न बतूता ने काफ़ी कुछ रिहला के अंदर वर्णन किया है और काफ़ी तारीफ़ें की हैं कि इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ थी और एक सुगठित और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था के साथ भारत एक काफ़ी समृद्धशाली देश हुआ करता था, जिसने कि काफ़ी तरक्की की है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सुल्तान का क्रिटिसिज्म नहीं किया है। ऐसे स्थान भी आए हैं जब राजधानी परिवर्तन को के वो चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने निश्चित रूप से लिखा है कि सुल्तान जो थे वो इतनी कठोरता के साथ में प्रत्येक परिस्थिति से निपटते थे कि निश्चित ही कहा जा सकता है कि यह शासन एक पूर्ण रूप से निरंकुश और एक तंत्रात्मक था। इस प्रकार से रिहला ने उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि दिस हैज़ बिकम अ टेस्टिमनी ऑफ दोज टाइम्स, एंड रिहला के माध्यम से हम उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में पूर्ण रूप से जान पाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इब्न बतूता। ये सभी कुछ जानकारी इब्न बतूता तथा रिहला के विषय में दी गई थी और अपनी अगली वीडियो में मैं फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।